दूसरी जो आयुर्वेद से डेफिनेशन हमारे यहाँ निकल के आई वो है कि हमारे यहाँ पे शुगर का जो हमारे अंदर में जो उसका टेस्ट है वो मधुर है, उसका रस जो है मधुर है। अब इसमें मैं एक चीज को लेके चलूं, आलू मेथी वर्सेस मेथी आलू, आलू मेथी वर्सेस मेथी आलू, मैं एक बहुत बड़ा डिफरेंस देने जा रहा हूं। अगर आप आलू खाएंगे तो मधुर है, आलू मधुर है, तो आलू को खाने के लिए उसमें कड़वा डाल के ताकि आलू नुकसान ना करे तो आलू के साथ में मेथी खाते हैं। आलू के साथ में मटर खाएंगे तो दोनों मीठे हैं, आयुर्वेद के अनुसार में नुकसान करेगा, एज ए एलोपैथ मैं मानता हूं इसको। सो आलू के साथ में हमेशा मेथी डालो, या आलू पालक, या आलू मूंगरे, आलू फलियां, आलू भिंडी, एक मीठे के साथ में कड़वा डालो, लेकिन एक कड़वे के साथ में मीठा मत डालो। मेथी के साथ में आलू मत डालो, क्योंकि अगर आपका मन कर रहा है भिंडी खाने का, सेम खाने का, मूंगरे खाने का, या मेरे को जो है मेथी खाने का मन कर रहा है, तो मेथी तो फायदा कर रहा है, उसको न्यूट्रलाइज क्यों कर रहे हो गंदी चीज के साथ में, मीठे के साथ में। सो आलू खाने का मन कर रहा है तो मेथी डालो, मेथी खाने का मन कर रहा है तो मेथी खाओ। उसमें अगर आप आलू डाल रहे हो तो मेथी तो पहले ही फायदेमंद है ना, उसको आप क्यों उसके अंदर आलू डाल के उसको न्यूट्रलाइज कर रहे हो, उसके बेनिफिट को। तो ये आयुर्वेद का कहना था कि मधुर का मतलब दो मतलब है, कि मधुर एज ए रस एंड सेकेंड इज मधुर एज शुगर। ये दो चीज़ों को हम लोग सब लोग मिलके आपस में मानने की कोशिश करते हैं। मेरा छोटा सा सवाल है कि आप तो जब ओबेसिटी सर्जरी करते हो, सर्जरी के बाद में भी क्या आप रिस्ट्रिक्ट करते हो कि मीठा, या आप कहते हो कि जितना मर्जी खा आप तो? ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा डॉक्टर अग्रवाल। ऑपरेशन के बाद हम हमेशा एडवाइस करते हैं कि हाई प्रोटीन डाइट रखें और लो कार्बोहाइड्रेट डाइट रखें। अगर शुगर ईटर हैं, अगर शुगर कंटिन्यू करेंगे या अल्कोहल लेते हैं जैसे मैडम ने बताया, तो अगर शुगर या अल्कोहल लेते चले जाएंगे तो फिर दोबारा से मोटापा होने का बहुत ज्यादा खतरा रहता है। इसके लिए हम हमेशा एडवाइस करते हैं बाद में ऑपरेशन के हाई प्रोटीन डाइट रखें रादर देन लो। और प्लस यहाँ पे कोई है जिसने ऑपरेशन कराया हुआ है? कोई नहीं, कई लोग हैं। सो वी विल टॉक टू वन ऑफ यू लेटर ऑन। हम आपसे एक्सपीरियंसेस आपके लेना चाहेंगे, कोई भी हम एक्सपीरियंसेस हम इसमें लेना चाहेंगे। इन्होंने कहा कि शिखा, डॉक्टर भाटिया ने बड़े अच्छे टर्म्स बताए। उन्होंने कहा कि लो कार्बोहाइड्रेट डाइट, लो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट डाइट। जस्ट लेट पीपल अंडरस्टैंड रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या है, व्हाट इज रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, व्हाट इज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। नॉर्मली जैसे हम दलिया खाते हैं तो दलिया एक नेचुरल फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट उसमें है। अगर हम मूंग दाल खाते हैं उसमें भी कार्बोहाइड्रेट है मगर कम है। अगर हम स्प्राउट्स खाते हैं उसमें भी कार्बोहाइड्रेट है मगर बहुत कम है। मगर जब हम दलिए का आटा बनाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट लेवल बढ़ जाता है और उसके कई विटामिन्स ख़त्म हो जाते हैं। आटे से मैदा बनाते हैं तो बिल्कुल ही कार्बोहाइड्रेट का लेवल बहुत हाई हो जाता है और उसकी जो पौष्टिक चीज़ें हैं, विटामिन्स हैं, फाइबर है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट को जो बहुत रिफाइंड है, महीम है और जिसकी पोटेंशियल है आपके इंसुलिन को डिस्टर्ब करने की, यानी कि उसको इतना ज़्यादा बढ़ाने की कि आगे जाके उसमें प्रॉब्लम्स आएँ, तो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट को हम हाई ग्लाइसीमिक कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। और अनरिफाइंड कार्बोहाइड्रेट यानी कि जैसे दलिया है या जैसे गेहूँ है या जैसे भुट्टा है, उसको हम अनरिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। जिसको आप खाओगे और शुगर जल्दी बढ़ जाएगा, खाया और शुगर बढ़ गया, वो रिफाइंड है। शुगर बढ़ेगा तो शुगर लो भी होगा। जिस चीज में जितना जल्दी शुगर बढ़ेगा उतना ही जल्दी शुगर नीचे गिरेगा। तो जिसको खाने के बाद में 1-1.5 घंटे के बाद में दोबारा भूख लग जाए वो रिफाइंड है। आपने खूब सारा चावल खा लिया और 1.5 घंटे बाद में फिर भूख लग गई और खाने का मन कर रहा है, तो समझ लो कहीं ना कहीं पे वो रिफाइंड है। फॉर्मूला च फॉर चपाती मैदे की, च फॉर चीनी और च फॉर चावल। अगर खाओगे तो च फॉर चपत लगेगी। तो ये फॉर्मूला च का है, चीनी, चावल, मैदा। चीनी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट गुड़ इज बेटर देन खांड, खांड इज बेटर देन चीनी। गन्ना इज बेटर देन गुड़, गुड़ इज बेटर देन खांड, खांड इज बेटर देन चीनी। आटा इज बेटर देन सूजी, सूजी इज बेटर देन मैदा, मैदा सबसे रिफाइंड फॉर्म के अंदर में आ गया। ब्राउन राइस इज बेटर देन वाइट राइस। तो चीनी, चावल, मैदा अगर आप खाते हैं तो मोटापा आएगा। तो फिर तो आप अपने लिए नहीं कमा रहे हो, हमारे बच्चों को बिगाड़ने के लिए कमा रहे हो। क्योंकि अगर आप बीमार होंगे तो आपके पैसे हमारे घर में आ जाएंगे, हमारे पास तो समय है नहीं उसको खर्च करने का, हमारे बच्चे बिगड़ेंगे उससे।
तो आप अपने बच्चों को तो सीधा कर रहे हो क्योंकि पैसा घर में आपका रहेगा नहीं, हमारे बच्चों को बिगाड़ रहे हो। सो चीनी चावल मैदा बिल्कुल भी नहीं खाना, बिल्कुल भी नहीं खाना। टेस्ट के लिए कभी खाया तो खाया। आई नॉर्मली से दैट हफ्ते में 21 डाइट होती हैं, ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर इंटू 7, 2 चीटिंग अलाउड है हफ्ते के अंदर में। और पुराने ज़माने में दादी माँ यही कहती थी कि बेटे रूखी सूखी खानी हो जब मर्जी मेरे घर में आ जा, और तेरे को अगर 56 प्रकार के व्यंजन खाने हैं तो संडे या सैटरडे के दिन में दोपहर में मेरे घर पे आ जाइए चीटिंग करने के लिए। दैट्स व्हाट द बेसिक थिंग इज, दैट्स व्हाट वी से। एंड देन वन मोर वर्ड केम, आई थिंक शिखा सेड द वर्ड ट्रांस फैट। लेट मी डिवोट सम टाइम ऑन ट्रांस फैट। उसके साथ में जो है आई आस्क डॉक्टर त्रिपाठी, ये जो हमारे यहाँ पे जो वनस्पति है इसको हम ट्रांस फैट बोलते हैं। पुराने ज़माने में तो तेलम मीन्स तिल, एम आई करेक्ट? आयुर्वेद में तेलम वर्ड मीन्स तिल, तिल के तेल को ही तेलम बोलते थे? नहीं, तिल के जो स्नेह निकालते थे हम लोग, पहले कोलू होता था तो कोलू में तिल को पेर के तिल निकालते थे, तिल, तो उसको हमारे यहाँ स्नेह कहते हैं। स्नेह 4 प्रकार का था, एक तेल, एक घी, एक वसा। घी का मतलब क्या है? सुन लीजिए, मतलब 4 तरह का स्नेह वर्णन है। मोटापे के लिए स्नेह 4 तरह का है। एक तेल, चाहे वो तिल का हो, ज़्यादातर तिल का तेल मोटापा करता है, फिर सरसों का तेल, फिर अलसी का तेल, आदि आदि, नारियल के तेल, कई तेल हैं। फिर उसके बाद है वसा। वसा का मतलब होता है जो हम लोग पीला पीला फैट नहीं देखते पशुओं में जो मीट खाते हैं, उसमें वसा होती है। एक मज्जा होती है, बोन मैरो, बोन मैरो को भी स्नेह कहते हैं। तो घी, तेल, वसा और मज्जा, ये 4 चीज़ें आयुर्वेद में स्नेह कहती हैं। स्नेह से फैट बढ़ता है। मेरा सिंपल सवाल है कि आयुर्वेद में वनस्पति का कहीं मेंशन है कि नहीं है? वनस्पति मीन्स हाइड्रोजनेटेड ऑयल। मैं उस वनस्पति की बात नहीं कर रहा। वनस्पति का मतलब है कि आपने गैस डाल के तेल को घी बना दिया आर्टिफिशियली। क्या आयुर्वेद में कहीं इसका मेंशन है कि नहीं? नहीं, ऐसा वर्ड थोड़ी आयुर्वेद में। आयुर्वेद में ये था कि जैसे अलसी जो लोग जानते हैं। नो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मेरा स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि क्या आयुर्वेद के टाइम में इस टाइप की कोई टेक्नोलॉजी थी कि आप तेल को घी में कन्वर्ट कर देते थे? आंसर इज आइदर यस और नो। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। होम्योपैथी में ऐसा कोई मेंशन है क्या? तेल तेल रहेगा, घी घी रहेगा। सर जैसे हम यहाँ पे तेल या मेरा सिंपल सवाल, बात कर रहे हैं, अभी मेरा सवाल बड़ा सिंपल है। होम्योपैथिक आयुर्वेदिक में ऐसा तो मेंशन ऐसा है ही नहीं होगा। क्या योग के अंदर में कहीं पर? बहुत पुराना ऐसा नहीं है। लेकिन अभी एक चीज याद रखिए कि अगर मैं योग को जोड़ूं हमारे भारतीय माइथोलॉजी और संस्कार से, आप पूजा करते हो, सब लोग पूजा करते हो, 2 ही प्रकार के उसके अंदर में, या तो घी की करोगे या तेल की करोगे। कभी भी आप उसमें वनस्पति घी नहीं डालोगे। अगर कोई डालता है तो मुझे बता दे कि भगवान के साथ में कभी आपने चीटिंग करी क्या आज तक? आप कहते हो ना कि भगवान के साथ में चीटिंग क्यों करेंगे? या तो सरसों का तेल लोगे या फिर आप देसी घी के भगवान के दिए जलाओगे। कभी भी आप भगवान के साथ में चीटिंग नहीं करोगे, लेकिन अपने अंदर के भगवान के साथ में चीटिंग रोज कर रहे हो। भगवान तो आपके अंदर में है। तो वनस्पति हाइड्रोजनेटेड ऑयल, जिसको हम ट्रांस फैट बोलते हैं, वो नंबर 1 जहर है, जिसके बारे में शिखा ने एक वर्ड को खोला था, ट्रांस फैट को। शिखा, ट्रांस फैट किस किस चीज़ में होता है? इनफैक्ट आपको अचंभा होगा कि 90% चीज़ें जो हम पैक्ड फूड से में होती हैं उसमें सब में ट्रांस फैट है। जैसे आप बिस्किट्स हैं, मीटिंग हो रही है, बिस्किट्स मंगवाए जाते हैं, उसमें ट्रांस फैट्स हैं। बच्चों को नूडल्स चाहिए, उसमें ट्रांस फैट्स हैं। जो नमकीन, बर्गर, पिज़्ज़ा, नमकीन जो भी हम खाते हैं, मतलब घर में आप जो भी अलमारी में सब पड़ा है, सब में ट्रांस फैट्स है। आप मेहमानों को जो खिलाते हैं सब में ट्रांस फैट्स है। तो इसलिए हमारे शादी में जो खाना खाने जाते हैं सारा ट्रांस सब में ट्रांस फैट्स है। होटल में जाते हो सारा ट्रांस फैट है। अगर आपने जिस वक्त में आप बाहर खाना खाने गए और आप बोले अगर यही खाना खाना था तो घर में ना खा लेते, तो वो जो आप घर से बाहर निकले हो ना डिफरेंट टेस्ट के लिए, वो बिना ट्रांस फैट के नहीं आएगा, और वो आपको मार रहा है, और वो आपको मार रहा है। सो आजकल जो बाहर में नमकीन बन रहा है वो 2 चीज़ों में बन रहा है, या तो सोयाबीन में या ट्रांस फैट में। अगर सोयाबीन में बन रहा है इज फाइन। ये हल्दीराम वगैरह जितने भी हैं, इन लोगों ने ट्रांस फैट 0 कर दिया है। दे हैव गॉन टू सोयाबीन ऑयल के अंदर में सब लोग अपना समोसे कचौरी अब सोयाबीन ऑयल में पक रहे हैं, विच इज कंपेरेटिवली फाइन। लेकिन अगर वो ट्रांस फैट में है तो वो आपको मार रहा है। ट्रांस फैट आपको क्यों मार रहा है? देसी घी आपके शरीर में गंदा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा, लेकिन ट्रांस फैट गंदा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा और अच्छा कोलेस्ट्रॉल कम करेगा। चोरों को बढ़ाएगा, पुलिस कम करेगा। सो ट्रांस फैट इज डेंजरस। ट्रांस फैट इज डेंजरस। प्लीज जब आप शादियों में जाओ तो पूछ लो भाई खाना किस में बना है। अगर वो खाना ट्रांस फैट में बना है तो आपके लिए नहीं बना।
ये इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो मोटापा तो करेगा ही करेगा, लेकिन वो एकदम से आपको हार्ट अटैक, पैरालिसिस, दुनिया भर की चीजें आपको कर देगा। सो किसी भी हालत में हमारे को ट्रांस फैट नहीं लेना। सो डाइट के ऊपर में जब कुछ सवाल निकले ही थे तो मैंने कहा यहाँ पे कुछ ये सवालों को ले लिया जाए। ना व्हेन इट कम्स टू मोटापा, इलाज बड़ा सिंपल है, डाइट, एक्सरसाइज, बिहेवियर थेरेपी, तीन ही चीजें हैं, काउंसलिंग, डाइट एंड एक्सरसाइज, डाइट, एक्सरसाइज एंड बिहेवियरल थेरेपी। एंड यहाँ पे हम लेट्स डिफाइन, एंड ऑब्वियसली इफ ऑल थ्री फेल्स देन डॉक्टर भाटिया कि वो काट पीट के उसको ठीक कर देंगे। सो आई विल कम बैक टू सर्जरी कि काट पीट के कैसे ठीक करते हैं उसके साथ में, एंड एट दैट टाइम वी विल इंटरजेक्ट विद कपल ऑफ पीपल जिन्होंने सर्जरी कराई है। लेट मी फर्स्ट लेट मी अगेन बिफोर आई गो बैक आई विल आस्क शिखा वन क्वेश्चन कि शिखा, ये जो फिल्म स्टार्स के अंदर में जो कपूर फैमिली है, कुछ तो भी गड़बड़ है इस फैमिली के अंदर में। पता नहीं क्यों वो शशि कपूर ने अपने आप को बचा के रखा, और जिस दिन उसने अपनी हिम्मत तोड़ी फिर फैल गया। ऋषि कपूर है फिर फैल गया, राज कपूर थे सारे फैल गए। सारे कपूर फैमिली के अंदर में इनको फैलने की बीमारी है। औरतों को तो मैं समझ सकता हूँ कि शादी के बाद में बहाना मिल गया उनको कि शादी हो गई इसलिए हम फैल गए, लेकिन क्या ये जेनेटिक है? क्या ये जेनेटिक फैक्टर है कि ये कपूर फैमिली के अंदर में जिसको देखो सारे के सारे चौड़े होते जा रहे हैं, और टू द एक्सटेंट दैट यू कांट इमेजिन, सारे के सारे ऑल ऑफ देम आर, क्या ये जेनेटिक है या कुछ और है? एक्चुअली एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है कि ओबेसिटी में जेनेटिक्स एंड योर लाइफस्टाइल एंड योर ओन चॉइसेस दोनों का बहुत एक इम्पैक्ट होता है कि आप ओवरवेट होते हैं कि नहीं। जब हम जेनेटिक्स को लेते हैं तो जेनेटिक्स एक तो है कि कैसे बॉडी आपका डाइजेस्ट करता है खाने को, यानी कि उसको बहुत अच्छे से डाइजेस्ट कर लेता है, बर्नआउट कर लेता है या उसको स्टोर करता है। मगर दूसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जेनेटिक्स का, वो है हाउ यू रिस्पॉन्ड टू सिचुएशन। आपका जो फैमिली बिहेवियर क्या है। बच्चा नॉर्मली क्या है, अगर हॉस्टल में रहे और ओबीस फैमिली का बच्चा हो तो हॉस्टल में वो स्लिम रहता है, जैसे ही वो घर आता है 18 साल के बाद वो ओवरवेट होना शुरू होता है। तो जेनेटिक्स का दो रोल है, एक तो जैसे मेटाबॉलिज्म पे तो असर है ही, मगर दूसरा जो संगत है, फैमिली की जो अपनी एक लाइफस्टाइल पैटर्न है, उसका इम्पैक्ट पड़ता है। इसीलिए ये वाला जो इम्पैक्ट है, यानी जो आपके हाथ में चॉइस है, ये एक बड़ा मेजर चॉइस है। यानी कि जेनेटिक्स का पूरा 100% आप पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, एक काफ़ी मेजर अंश आपके अपने हाथ में है जो आप चेंज कर सकते हैं। इन द केस ऑफ कपूर फैमिली दोनों उनका जो इम्पैक्ट है वो ओबेसिटी की तरफ है। एक अल्कोहल कंजम्पशन, वेरी फॉन्ड ऑफ ईटिंग हैवी फूड, एंड सेकेंड इज जेनेटिक्स। सो दोनों मिल के असर पड़ता है। सो द लेसन इज वेरी क्लियर कि इनके घर में एक फैमिलियल जेनेटिक फैटीनेस थी, लेकिन शशि कपूर ने एक टाइम तक अपने आप को मेंटेन करके दिखाया। जिस दिन वो मेंटेन करना छोड़ दिया तो फैलना चालू हो गया। तो इट इज़ पॉसिबल। सो अगर आपके घर में जेनेटिक है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके हाथ में कुछ नहीं है। यू कैन स्टिल मेंटेन योर वेट अगर आप डिसिप्लिन को लाने की कोशिश करो। लेट्स कम बैक टू आवर ओरिजिनल वन। लेट्स कम बैक टू द ड्रग्स, डाइट, एक्सरसाइज, बिहेवियरल थेरेपी, एंड वी हैव एवरीबडी विद अस, एंड ऑफ कोर्स सर्जरी। I'll start with exercise. In exercise, I'm dividing exercise into two: yoga as an exercise and two regular exercise. जहाँ पे योग नहीं है। Can anybody tell me? मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ ऑडियंस से, योग और एक्सरसाइज में क्या फ़र्क है? What is yoga and what is exercise? Anybody? He is an expert, इसलिए इनको नहीं पूछ रहा मैं। Anybody in the audience who would like to say what is exercise and what is yoga? Yes, please. तो योग में फिजिकल नहीं होता? Yes, very good. Yoga means if you are in your exercise, that is yogic exercise. If your mind is in exercise, that's the first principle of yoga. Yoga means, the word yoga comes from yoke. Yoke means union. Second is, हमारे शरीर में ना 7 ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे नेचुरोपैथ और योग और एलोपैथी कुछ हद तक आपस में मिलते हैं। हम किसी को भी आशीर्वाद देते हैं तो यहाँ देते हैं, इसको हम बोलते हैं क्राउन एरिया में। जब भी आप बोलते हो मेरी मत मारी गई, तो आप क्या करते हो? यहाँ मारते हो, माई गॉड व्हाट डिड आई डू। तो देयर इज समथिंग हियर, देयर इज समथिंग हियर, जो ये लोग इसको चक्र बोलते हैं, बट देयर इज समथिंग हियर, आज्ञा चक्र। एंड व्हेनेवर यू से आई स्वेयर, तो ऑटोमेटिकली आपका हाथ यहाँ जाता है, आई स्वेयर, मैं कसम खाता हूँ, कसम खाती हूँ। देयर हैज़ टू बी समथिंग हियर। विशुद्धि चक्र जो है, यहाँ पर ट्रुथफुलनेस है, यहाँ पे थायराइड प्लेक्सिस है, यहाँ पे ऑटोनोमिक प्लेक्सिस है, थायराइड ग्लैंड है। व्हेनेवर यू से आई लव यू, यू से आई लव यू। कभी भी आप आई लव यू ऐसे नहीं बोलते, यू ऑलवेज से आई लव यू फ्रॉम माई हार्ट। तो देर इज ए अनहता चक्र देयर।
whenever there is a doubt, जब भी आपके मन में डाउट होगा तो पेट में गुड़गुड़ की आवाज आएगी. So there is a Manipur chakra which is related to doubt. Whenever you have a attachment or an arousal or excitement, you have a arousal of sexual areas. So there is a chakra there, and Swadhisthana chakra, and there is also a Muladhara chakra where whenever you have a fear, आपकी पैंट गीली हो जाती है. अभी डर हो जाएगा, अभी पुलिस वाले आ जाएं आपके पास में, आपकी पैंट गीली हो जाएगी. इनकम टैक्स वाले आ जाएं, पैंट गीली हो जाएगी आपकी. ठीक है. So that is fear. So there is a area for fear, there is a area for attachment, doubt, love, truthfulness, non-judgmental and inner happiness. योग वाले इसको 7 चक्र बोलते हैं. हम लोग बोलते हैं एलोपैथी में कि ये 7 हमारे यहाँ पे प्लेक्सिस हैं. आयुर्वेद वाले भी चक्र को ही मानते हैं क्योंकि आयुर्वेद का ही ऑफशूट है योग के अंदर में. इन 7 एरियाज में कोई भी ऐसी मूवमेंट करो जिसमें इस 7 मूवमेंट में से कोई भी एक एरिया स्टिमुलेट हो जाए या स्ट्रेच हो जाए, दैट इज कॉल्ड योगासन. एंड किसी भी डांस मूवमेंट में अगर कोई भी एक चक्र स्टिमुलेट हो जाए उसको आप बोलते हो क्लासिकल डांस. दैट्स द डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल डांस एंड वेस्टर्न डांस. सो आप क्या कर रहे हो, योग के आसन के अंदर में कोई ना कोई एरिया को स्टिमुलेट कर रहे हो. सो अगर मेरे को वजन कम करना है तो कोई एक स्पेसिफिक योग है क्या ईश्वर जी? सर जरूर है, लेकिन उससे पहले मैं योग का हम करते हैं योगासन का लिया तो आसन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट ओनली द फिजिकल बट इट इज आल्सो थ्री थिंग्स. इट्स नॉट ओनली द माइंड, बिटवीन आता है हमारा एनर्जी, प्राण बोलते हैं हम लोग, ब्रेथ से ज़्यादा प्राण बोलते हैं. माइंड, प्राण एंड बॉडी, उसका मूवमेंट मिलकर आता है. जब आप प्राण कर लेते हैं, आपने सच चक्र का बताया, ज़्यादातर हमने यहाँ एक्सट्रीमिटीज़ है उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, हमने पूरा स्पाइनल कॉर्ड के ही ऊपर ही देते हैं. हमारा एंशिएंट टेक्स्ट में जो योगासन लिखा गया सारे जो है आपका स्पाइन पर ही असर पड़ता है. उसके सही ढंग से करने के लिए हमने एक्स्ट्रा ये लेग्स है, आपका हैंड्स है, सारे इस्तेमाल करते हैं. बाद में नेक का आता है. सो दिस इज़ वन थिंग. देन दूसरा है कि 4 चीज़ें हैं सर उसके सारे: आहार, निद्रा, भय, मैथुन. स्पेसिफिकली कौन सा योगासन है जो मोटापे के लिए अच्छा? मोटापे के लिए बाकी में आएंगे हम लोग. पश्चिमोत्तानासन. फॉरवर्ड बेंडिंग जो है पश्चिमोत्तानासन इज द बेस्ट एज पर द शास्त्र. वन आसन के लिए तो, लेकिन वो पश्चिमोत्तानासन नहीं कर सकते जो मोटापा है, लेकिन उसके लिए हमने प्रोटोकॉल तैयार करते हैं. उसके लिए हमने भुजंगासन का सहारा लेते हैं, शलभासन का सहारा लेते हैं, और भी कुछ मतलब कुछ आसन है हमारे पास में जो आप योग के एक्सपर्ट से आप बात कर सकते हो. तो मोटापे के लिए भी कुछ आसन है. सूर्य नमस्कार कैसा आसन है? जरूर सर. इट इज़ नॉट आसन, इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ सम आसना. सो अगर एक आसन करना हो तो सूर्य नमस्कार चलेगा? क्योंकि हम हार्ट की तरफ से, हार्ट के पेशेंट को हम बोलते हैं आसनों में आसन, हार्ट का आसन, सूर्य नमस्कार. तो अगर सूर्य नमस्कार कोई करता है तो क्या उसको बदलना चाहिए या ये चलेगा? सूर्य नमस्कार जरूर कर सकते हैं, लेकिन हम उसको आसन नहीं करते. सूर्य नमस्कार इटसेल्फ इज ए कंप्लीट प्रैक्टिस. एब्सोल्युटली, इट्स ए आसनों का आसन है जरूर. इसलिए मैंने कहा आसनों का आसन. सर उसमें आसन भी है, प्राणायाम भी है और उसका ध्यान भी है, वो सारे मिलकर आएगा. जरूर उसको मोटापे इसके जो आदमी योग कर रहा है तो उसको आप ये भी बोलोगे एक्सरसाइज भी कर कि योग सफिशिएंट है? नहीं सर, योग कर रहे तो हम योग करेंगे, लेकिन योग में भी हम योग के अलावा एक आदमी कहता है कि डॉक्टर अग्रवाल ने बोला आधा घंटा वॉक करो, और वो योग वाले के पास गया बोले मेरे तू योग कर, तो कहता मेरे पास तो सिर्फ आधा घंटा है, या योग करा लो या एक्सरसाइज करा लो. सर शास्त्र में तो हम ऐसे एक्सरसाइज करें ऐसा नहीं है, लेकिन हम रूटीन में है कि 20 मिनट का वॉकिंग हम भी प्रिकवर करते हैं. लेकिन नहीं तो हमारा संस्था में विशेष तौर सूक्ष्म व्यायाम डेवलप किया गया, यौगिक सूक्ष्म व्यायाम है, वो भी इतना ही आपको फ़ायदा देते हैं जितना हमें वॉकिंग और एक्सरसाइज. जैसे आपने गर्दन से लेकर सर सारा पूरा हाथ तक हमने 56 मूवमेंट्स करते हैं, उसका सारे 20 तो वो भी एक तरीके से वहाँ पे प्राणायाम हो जाता है. आयुर्वेद में एक्सरसाइज के बारे में क्या बोला गया है? देखिए, मोटापे से एक्सरसाइज, मैं जनरल एक्सरसाइज की बात नहीं कर रहा. नहीं, मोटापे का जो कंसेप्ट आयुर्वेद में दिया है कि ठीक कैसे करेंगे, तो उसमें केवल एक्सरसाइज नहीं है. जैसा कि अभी आप लोगों ने सुना है कि हमारे यहाँ लिखा है बीज दोषाचो, यानी जेनेटिक भी मोटापा होता है. तो आयुर्वेद ये कहता है कि मोटापा को बढ़ाने के लिए जितने ही एसेंशियल्स हैं हमने बताए, यदि वो लोग पालन करेंगे तो जो जेनेटिक वाले हैं उनको भी मोटापा नहीं होगा, और यदि वो पालन नहीं करेंगे तो जिनका जेनेटिक नहीं है मोटापा उनको. बट ये स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि आयुर्वेद में मोटापा कम करने की एक्सरसाइज कौन सी मेंशन्ड है? हाँ, अब आ जाइए. आहार के बाद में आएंगे. नहीं, तो सुन तो लीजिए. तो एक्सरसाइज आयुर्वेद मानता है कि करना चाहिए हर उम्र के लिए अलग अलग,
और इसी के साथ भोजन का भी विधान है, खाली एक्सरसाइज नहीं करें। भोजन में बाद में आएंगे, वो हमारा सेकंड है। आयुर्वेद मानता है और उसका विधान कोई स्पेसिफिक एक्सरसाइज है क्या? पैदल चलना, दौड़ना, स्विमिंग करना, मैं ये बात कर रहा हूँ। नहीं, दौड़ने का है, चलने का है, दंड बैठक करने का है। कोई लिमिट है कि कितने मिनट चलने रोज की? मिनट का उसमें विधान नहीं है, उसमें विधान ये है कि जितने चलने के बाद आपकी सांस ज्यादा फूलने लगे, नॉर्मल से ज्यादा, शरीर में पसीना चलने के बाद में आधा घंटे से ज्यादा अगर आपको थकान है तो यू आर ओवर डूइंग इट। होम्योपैथी में कोई स्पेसिफिक फार्मूला है एक्सरसाइज का? सर स्पेसिफिक फॉर्मूला आप पूछ रहे हैं, लेकिन अगर पहले हम ये जान लें कि मोटापा आपको हो किस नहीं, मैं कारण से उसकी रहा वो हम है। कर चुके हैं, वो हमने कहा है, हमने 4 ट्रीटमेंट लिए हैं। सर उसको अगर वो खाना इतना ज्यादा खा रहा है, अभी हम डाइट के ऊपर में आएंगे। अभी हम डॉक्टर और मृदुला, खाने को पचा ही नहीं रहा है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। हमारे ट्रीटमेंट के अंदर में हमने कॉज पता लगा लिया, मान लीजिए हमने कॉज पता लगा लिया, हमारे पास में 4 ऑप्शंस हैं। या तो हम उसको एक्सरसाइज कुछ बताएंगे, या डाइट बताएंगे, या कुछ दवाइयाँ देंगे। दवाइयों में ये बोलेंगे कि मैं प्रकृति के अनुसार मैं दूंगी, फाइन, वो दवाइयों के अंदर में आ जाएगा। एक काउंसलिंग आएगी, बिहेवियरल थेरेपी, और एक सर्जरी आएगी। ये 5 ऑप्शंस हैं।